गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, ये आज हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले का जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे जितना चैप्टर बचा है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, इसके आगे का जितना चैप्टर बचा है वो सारा मैक्सिमम याद रहने का चैप्टर है। जितना अच्छा हो उसको 2 बार 3 बार पढ़ो, उतना याद करने का चैप्टर है। बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है और बहुत डिटेल में भी पढ़ने का नहीं है। अब इसमें क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। इसमें क्या है, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये सारे कैसे कैसे लिंक्ड होते हैं, ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू बनते हैं। फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद द अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब है जैसे वाटर जहाँ पे भी एलिमिनेट होगा उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स ये जो होते हैं ये सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। इनमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का और दूसरे का एमिनो ग्रुप नेक्स्ट वाले अमीनो एसिड का, वो दोनों मिलते हैं और वहाँ से वाटर रिलीज आउट होता है। वहाँ से जब वाटर एलिमिनेट होगा तो उसको बोलेंगे हम प्रोसेस को डिहाइड्रेशन, और वहाँ पे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब पॉलीसेक्राइड कैसे बनते हैं, पॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड्स है आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कैसे बनेगा, फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। इसमें भी ही प्रोसेस यही होता है कि इसमें भी ये दोनों बॉन्ड जुड़ेंगे, उसके बाद में वाटर रिलीज आउट होगा, डिहाइड्रेशन बोलेंगे जिस प्रोसेस को, वहाँ से बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ एडजेसेंट मोनोसेक्राइड। ये कैसे बनेगा, अब ये वाला बॉन्ड कैसे बनेगा, पहले क्या हो रहा था कि जो ये पेप्टाइड बॉन्ड था ये कैसे बन रहा था, कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का और अमीनो ग्रुप दूसरे वाले अमीनो एसिड का, ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे और वाटर रिलीज हो रहा था तो बन रहा था पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा जो 2 कार्बन एटम है, कार्बन एटम ऑफ एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स के, 2 अलग अलग मोनोसेक्राइड्स के बीच में बनेगा, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसमें भी ये दोनों बॉन्ड बनेंगे, वाटर रिलीज आउट होगा। उस प्रोसेस को जब भी वाटर रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इन न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोइटी लिंक 3 कार्बन ऑफ 1 शुगर एंड 1 न्यूक्लियोटाइड ऑफ 5 कार्बन ऑफ द सेकेंड शुगर सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। इसका क्या मतलब है, इसका है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, ये हमेशा एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं। अगर यहाँ पे ये 5th कार्बन ऑफ शुगर है तो दूसरा वाला जो है वो हमेशा 3rd से शुरू होगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये 5' हो तो ये भी 5' हो। 5 वाला हमेशा 3 पे एंड होगा, आकर ये 3 पे एंड होगा। जो 3rd वाला है ये हमेशा एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं, तो जो अगर ये 5 है तो ये वाला हमेशा 3 ही होगा, यहाँ 3 वाला 5 पे आके एंड होगा। ऐसे नहीं कर सकते हम ये 3 एंड है और ये भी 3 एंड बना दे, ये 5 एंड है ये भी 5 एंड बना दे, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं कर सकते कि 5 एंड है ये वाला भी 5 एंड हो जाए, ये एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं, वही लिखा हुआ है। अभी हमने देख लिया 3rd कार्बन ऑफ 1 शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5 कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज ए एस्टर बॉन्ड। जो बॉन्ड बनता है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर के बीच में, उसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। और किसी भी साइड पे अगर ये एस्टर बॉन्ड बन रहा है, एस्टर बॉन्ड अगर बनेगा तो उसको बोलेंगे हम फॉस्फोडाइएस्टर। ये दिया है डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डीएनए पैकेजिंग में हमें 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है। डीएनए पैकेजिंग में उसमें उसका साइज वेट सब कुछ दे रखा है, वो हमें पूरा का पूरा वहाँ डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे जितना दिया है हम उतना पढ़ लेते हैं। डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स, 2 स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल, मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि ये दोनों पॉलीपेप्टाइड्स एंटी पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक 3 एंड से स्टार्ट होगा तो दूसरा 5 एंड से स्टार्ट होगा। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। जो इनकी बैकबोन बनी होगी वो कैसे, इसमें बॉन्ड्स कैसे लगेंगे, फॉर्म कैसे होंगे, बैकबोन ऑफ शुगर इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। मतलब पहले शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर फिर, ये ऐसे अरेंज होते हैं। नाइट्रोजनस बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन बट इन फेस इनसाइड।
अब इसमें जो नाइट्रोजनस बोन नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जो है बैकबोन में कैसे लगेगा, ये परपेंडिकुलरली अरेंज होगा फेस इनसाइड। इसमें जो ए एंड जी, वन स्टैंड इज कंपल्सरीली बेस पेयर विद द टी एंड सी, मतलब ए हमेशा टी के साथ टी के ऑपोजिट में आएगा, जी हमेशा सी के ऑपोजिट में आएगा। ये पूरा का पूरा हमें जब हम डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बनते कैसे हैं, ये अरेंज कैसे होते हैं, इनकी पैकेजिंग कैसे होती है, फिंगर प्रिंटिंग में क्या रोल होता है इनका, ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत डिटेल में है। यहाँ पे अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ए एंड जी, ये जो है हमेशा ए वाला हमेशा टी के साथ लगेगा, जी वाला हमेशा सी के साथ लगेगा। ये आप लोगों को ए जी टी सी इनकी फुल फॉर्म तो पता ही होगी। ए की होती है एडेनाइन, टी की होती है थायमाइन, थायमीन और ग्वानाइन, और सी की होती है साइटोसिन। अब क्या होगा, ए वाला हमेशा टी के साथ लगेगा, मतलब एडेनाइन और थायमीन का बॉन्ड बनेगा, ये दोनों आपस में लिंक्ड होंगे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट में लगे हुए होंगे, हमेशा ऐसे ही अरेंज होंगे। और जी वाला सी के साथ अरेंज होगा, मतलब जो ग्वानाइन है वो हमेशा ही साइटोसिन के साथ अरेंज होगा। अब ये पी वाई क्यू है कि ए और टी में कितने बॉन्ड्स होते हैं। लास्ट टाइम आया था जी और सी में कितने बॉन्ड्स होते हैं। ए और टी में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो 2 होंगे, जी और सी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा 3 होंगे। ये पी वाई क्यू है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी। इनका कैसा होता है, ये जो एक स्टैंड होता है ये 36 डिग्री पे टर्न होता है, और ये जो फुल टर्न जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर का, ये 10 स्टेप्स में होता है, 10 बेस पेयर्स लगे होते हैं। इनका जो पूरा होता है, जो टोटल पिच होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, और जो एक बेस पेयर होता है इसको 10 से डिवाइड कर लो, 34 को 3.4 आ जाएगा। अब आते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऑल द बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब ये फिक्स्ड होता है कि ये कितना काम करेंगे, जैसे और कितना इनको मिलना चाहिए। जैसे हर कंपनी का इनका सबका टर्नओवर होता है कि साल के एंड में इनकी कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही इनमें भी होता है, इनमें फिक्स होता है कि कौन सी चीज़ कौन सा, जैसे कौन सा रिएक्शन कितना होगा, कि अब क्या चीज़ बनेगी, क्या चीज़ रिलीज होगी, ये सारे के सारा प्रोसेस है और ये सारा का सारा फिक्स होता है। ऑल दिस बायोमोलिक्यूलर टर्नओवर constantly being changed into the some other biomolecules and also made from the other biomolecules. Breaking, making constantly occur in living state together is a metabolism. Metabolism हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, लिविंग स्टेट में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी बॉडी में ये बॉन्ड बन रहे हैं या टूट रहे हैं, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन अ लिविंग organisms together is a metabolism. Result transformation of biomolecules. इससे क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एमाइन। जब CO2 रिलीज होगा अमीनो एसिड से तो क्या होगा, वो अमीनो एसिड को एमाइन बना देगा। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस, एक एग्जाम्पल ये दिया है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसेक्राइड्स, एक एग्जाम्पल ये दिया है। क्या क्या 3 एग्जाम्पल दिए इन्होंने। पहले CO2 जब रिलीज होगा एमिनो एसिड से, वो एमिनो एसिड को एमाइन बना देगा, एक एग्जाम्पल। दूसरा दिया है रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस। तीसरा दिया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसेक्राइड्स। ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसके बाद है मेजॉरिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस। इस लाइन का मतलब है कि कोई भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, वो ऐसा नहीं है कि कोई सभी खुद से स्टार्ट हो जाए। और जैसे खुद से स्टार्ट होने का मतलब है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी बॉन्ड अपने ही सेल से रिएक्ट करना शुरू कर दे। कोई भी रिएक्शन जैसे खुद पे अटैक करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी में होता है।
नॉर्मली क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट ऑलवेज लिंक टू दी सम अदर रिएक्शन, ये हमेशा दूसरे से लिंक्ड होते हैं। क्योंकि अगर खुद सोचो ऐसा होने लगे कि कोई भी सेल है वो अपने आप ही रिएक्ट करना शुरू कर दे, तो उससे क्या होगा, वो खुद के ही सेल्स को हार्म करेगा। खुद के सेल्स अगर ख़राब हो जाएंगे तो वो तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, जैसे ये याद रखना कि कोई भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं होंगे, मतलब कभी हो सकते हैं, बहुत रेयर, और अगर वो होंगे तो वो कोई ना कोई डिजीज़ बनाएंगे, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़, ये सारी जो होती हैं इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो खुद पे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो उस वाले केस में ऐसा होता है। अदरवाइज जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो हमेशा किसी न किसी और रिएक्शन से लिंक्ड होंगे हमेशा, एंड दे आर metabolites are converted into each other in series of a linked reaction is called metabolic pathway। और इस पूरे को हम, ये जो एक दूसरे से ये लिंक्ड होते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड अ डायनेमिक स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब ये मेटाबॉलिक फ्लो जो है ये कैसा होता है, ये डायनेमिक स्टेट ऑफ अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, and every chemical reaction is a catalyzed reaction. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं। ज़्यादातर हमेशा ही ये जो कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, ये सारे के सारे रिएक्शंस को बढ़ा देता है उससे। और every chemical reaction is a catalyzed reaction. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. Protein with the catalytic power are named enzymes। जो प्रोटीन होता है वो कैटालाइटिक पावर की जब कैटालाइटिक पावर्स के साथ उनको कहते हैं एंजाइम्स। प्रोटीन विद द कैटालाइटिक पावर आर नेम्ड एंजाइम्स। फिर आता है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ये क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म अ सिंपलर स्ट्रक्चर, जैसे एसिटिक एसिड बिकम अ कोलेस्ट्रॉल। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिए क्या हो सकता है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या हो सकता है कि सिंपल से बहुत कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी बन सकता है। इन्होंने एग्जांपल दिया है मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर। उसका एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड बिकम अ कोलेस्ट्रॉल एंड लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज बिकम अ लैक्टिक एसिड इन स्केलेटल मसल्स। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है ग्लूकोज बिकम अ लैक्टिक एसिड इन आर स्केलेटल मसल। जैसे हम लोग बहुत अगर कोई एक्सरसाइज करे कुछ करे तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से अगर हम उस मूवमेंट होती है बाद में एक्सरसाइज के थोड़े देर बाद, तो क्या होता है वहाँ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वही बताया कि इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। फिर द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। इसमें बताया कि इस केस को हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एनाबॉलिक पाथवे। द लेटर कंस्टिट्यूट डिग्रेडेशन हेंस कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे। मतलब एनाबॉलिक हम किसको कहते हैं, जहाँ पे ये बनते हैं, जहाँ पे ये रिएक्शंस होती हैं, और एनाबॉलिक को ही हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। क्या होगा, जब बॉन्ड टूटते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता, उसमें बिल्डिंग अप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्डिंग अप, कैटाबॉलिज्म मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। फिर उसके बाद आता है एनाबॉलिक कंज्यूम एनर्जी। एनाबॉलिक के लिए एनर्जी कंज्यूम एनर्जी एंड कैटाबॉलिक रिलीज ऑफ एनर्जी। जैसे अगर कोई चीज़ बनेगी तो डेफिनेटली उसको एनर्जी चाहिए, अगर कोई चीज़ टूटेगी तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle, energy is liberated. The metabolic pathway from glucose to lactic acid which occur 10 metabolic steps called glycolysis। ये इंपॉर्टेंट है, जितने एग्जाम्पल्स होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि कितने स्टेप्स में होता है, ये पूछा जा सकता है कि ये इस पूरे स्टेप्स को बोलते क्या है। ये 10 मेटाबॉलिक स्टेप में होगा, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग स्टेट, द बॉन्ड एनर्जी इज केमिकल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। इन्होंने कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल दिया था, ये जो ऊपर वाला है, व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल एनर्जी इज लिबरेटेड। और इस पूरे पाथवे इसमें 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स लगते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये एग्जांपल था कैटाबॉलिक का। ये ATP एग्जांपल है एनाबॉलिक पाथवे का। एनाबॉलिक पाथवे या फिर बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ATP जब भी बनेगा एनर्जी कंज्यूम होगी। अब इसके बाद है लिविंग स्टेट। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी हो तो उसके लिए बोल सकते हो। ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.2 to 6.1 मिलीमोल पर लीटर। ये हमें याद रहना चाहिए कि ग्लूकोज नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स में कितना होता है। ये होता है 4.2 to 6.1 मिलीमोल पर लीटर। Hormones would be a nanogram per ml. अब all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. और ये जो लिखा है कि all living organism exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules, मतलब steady state क्या चीज़, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है कि कोई भी काम करना बंद हो जाते। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लो कि अगर हम हमेशा, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, कोई कॉमेडी मूवी है, उसमें हमें कोई सीन अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे, तो हम एक बार देखेंगे हमें वो बहुत अच्छा लगेगा, 2 बार देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, तीसरी बार हो सकता है थोड़ा कम लगे, चौथी बार और कम लगे। हर बार सेम ही चीज़ चल रही है तो उस पर धीरे धीरे क्या होगा, हमारा अपना जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जाता है। उसमें उस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, जब हमें उसमें ना कुछ अच्छा लगे ना कुछ बुरा लगे। ये हो गया मूवी का एग्जांपल। जैसे पढ़ने का है, जैसे अगर आपके टेस्ट हो रहे हैं 20 on 20 आ रहे हैं, हर बार सेम टेस्ट पेपर आए और हर बार 20 on 20 आते रहे, तो आपको क्या होगा, ना तो कोई ग्रोथ होगी और कुछ कम भी नहीं होगा लेकिन कुछ ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ऐसी इस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, इक्विलिब्रियम से, जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट कब ना आए, हम क्या करें, टेस्ट है जैसे एक बार 20 on 20 आ गए, अगली बार उसको और लेवल बढ़ा दे, फिर अगली बार और लेवल बढ़ा दे, लेवल बढ़ता जाएगा, मार्क्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते रहेंगे, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी। उसमें वर्क फंक्शन बहुत अच्छा होगा और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। इसको कहते हैं हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे इसमें लिखा है स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट फंक्शन परफॉर्म वर्क। जो भी कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में जब आ जाता है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसा करना होता है कि कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आए। हेंस लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क। ये क्या होती है, जो लिविंग स्टेट होती है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है जो कि वर्क कर सके एंड प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम में जाने से रोकती है, मतलब उससे बचाती है। दिस अचीव्ड बाय द एनर्जी इनपुट एंड द लिविंग स्टेट एंड द मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस, मतलब दे ऑल आर सिनोनिमस, मतलब होता है प्रायवची, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक्ड है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म दीज आर सिनोनिमस। अब आते हैं एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीन होते हैं। सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, दोज आर राइबोजाइम्स। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, कुछ एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं हम राइबो एंजाइम्स। देन an enzymes like an any protein has a primary structure। जो एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन कोई सा भी है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा,
प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। जैसे हमने पीछे प्रोटीन में पढ़े थे 3 स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी। अब इसमें क्या है, अब इनमें मेनी सर्विसेज एंड पॉकेट्स आर मेड। मतलब ये जो पॉकेट्स होती हैं ये क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं। अब ये जो पॉकेट साइट्स हैं, जो एक्टिव साइट्स है, मतलब ये जो पॉकेट्स बने हुए हैं ये सारी की सारी एक्टिव साइट्स है। इनमें क्या होगा, सबस्ट्रेट फिट होगा आके। अब इसमें क्या करेगा, एंजाइम थ्रू आउट द एक्टिव साइट्स कैटेलाइज रिएक्शन एट हाई रेट। ये रिएक्शन को बढ़ाएगा। एंड एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज। इन दोनों में जो एंजाइम का कैटलिस्ट होता है वो अलग होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के कंपेरेबल बहुत सारी चीज़ों में। जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंसी एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। क्या होता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम करने की होती है। जो ये एंजाइम्स होते हैं ये खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे जब 40 डिग्री से ज़्यादा हो। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स Enzymes isolated from organisms who normally live under a extremely high temperature, hot vents or sulfur springs, are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। अब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हॉट वेंट्स या फिर सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं, जो बहुत हाई टेम्परेचर मतलब 80 से 90 से ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होता है, उनमें क्या होता है, एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। और इनसे क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर्स। इनमें कैटालिटिक पावर बची रहती है। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms। अब ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ ऐसे एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म मतलब, थर्मोफिलिक का मतलब होता है जो हाई टेम्परेचर्स में रहना पसंद करे, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स और इनमें रहना पसंद करे, वो वाले ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी जो हाई क्वालिटी होती है वो क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, कोई चीज़ रिपीट करानी हो उसके लिए बोल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। यहाँ हमने एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर की है, कोई भी बची नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।